हेलो दोस्तों, अवेयर आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी के एग्ज़ाम प्रोसेस में कुछ सुधारों की आवश्यकता है उन पर बात करेंगे। कुछ रिफॉर्म्स यूपीएससी को अपने एग्ज़ाम प्रोसेस में करना चाहिए। मेरे जो ये सुझाव हैं वो मुख्यतः कुछ बातों पर केंद्रित है, जैसे सी सेट से नेगेटिव मार्किंग को ख़त्म करना चाहिए, और अगर कोई एस्पिरेंट एक बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर करता है तो उसको कम से कम 2 मेंस एग्ज़ाम लिखने की अनुमति देनी चाहिए। और इंटरव्यू आउट कैंडिडेट जो एक बार मेंस एग्ज़ाम क्लियर करता है, इंटरव्यू में बैठता है, लेकिन इंटरव्यू में फाइनली मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट नहीं हो पाता है, उसको जॉब की सिक्योरिटी देना। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो पूरी संभावना है कि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने वाले हैं, या एस्पिरेंट हैं, या रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त एक संभावना है कि आप भविष्य में या वर्तमान में अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति को यूपीएससी एस्पिरेंट बनते देखने वालों में है। इसलिए आपकी भी यह चिंता जायज़ है कि यूपीएससी एग्ज़ाम प्रोसेस में कुछ ऐसे सुधार होने चाहिए, कुछ बदलाव होने चाहिए जो वास्तव में कड़ी मेहनत करने वालों के साथ न्याय करे, और किसी एक वर्ग विशेष की ओर एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो झुका हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। वर्ग से मेरा अर्थ यहाँ पे जाति, धर्म, नस्ल वाला नहीं है। वर्ग से यहाँ मेरा मतलब है कि एक मानसिकता वाले लोग जो समझते हैं कि उनकी क्लास है वही सबसे महान है। इसके अतिरिक्त सभी को वो कीड़े मकोड़े समझ लेते हैं। आप मतलब समझ रहे हो कि मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। यहाँ मैं जो भी सुधार अथवा सुझाव आपके सामने रख रहा हूँ वे सभी तर्कों के आधार पर आपको भी सोचने के लिए मजबूर करेंगे। प्रत्येक पॉइंट पर मैं आपको अपनी ओर से उस विचार के पीछे उपस्थित समझ, मेरी जानकारी और अनुभवों के साथ रूबरू करवाऊँगा। यदि किसी विचार से आप असहमति रखते हैं तो अपने विचार रखने के लिए वीडियो के नीचे उपस्थित कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। बिना किसी चिंता के कि कोई आपको क्या कहेगा, कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, आप कमेंट लिख दीजिए। मैं यथासंभव वैसे सभी कमेंट्स का जवाब देता हूं, तो आपके भी कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। इन सब के अतिरिक्त अगर आप मेरे किसी विचार से असहमत हैं तो वाल्टेयर के इस कथन से मेरे विचारों को स्वीकार करने का प्रयास कीजिए कि वाल्टेयर ने कहा था, हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपके विचार रखने के अधिकारों की मैं रक्षा करूँगा। जो ये सुधार है मैंने इसको 3 भागों में बांटा है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने लिख रखा है कि विशेष तौर पर यह सी सेट पर केंद्रित है, लेकिन सी सेट के अलावा भी कुछ बातें हैं जो जीएस के लिए सुधार के रूप में शामिल करनी चाहिए। जैसे सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स के लिए कौन से सुधार होने चाहिए। प्रीलिम्स के लिए 2 सब्जेक्ट होते हैं, 2 एग्ज़ाम होते हैं, आपको पता है। एक तो होता है जीएस का, एक होता है सी सेट का। जीएस में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यूपीएससी को ध्यान रखना चाहिए कि इसमें ऐसे प्रश्न ना दिए जाए जिसमें रटने वाले लोगों को फ़ायदा पहुंचता हो, यानी कि रटने की जो विधा है उसको समाप्त करना चाहिए उसको, यानी ऐसे प्रश्न नहीं डालने चाहिए जो रटने वाले लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। दूसरा यहाँ पे ये है कि सिलेबस से बाहर कुछ भी न दे। सिलेबस से बाहर ऐसे क्वेश्चन ना बनाए जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को नुकसान पहुंचाए। जो सिलेबस डिफाइन कर रखा है उस सिलेबस के हिसाब से ही यूपीएससी अपना क्वेश्चन पेपर बनाए। यानी कि यहाँ दूसरा पॉइंट हो जाएगा, सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन बनाने चाहिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो विश्लेषण कौशल है, जो विश्लेषण कौशल होता है उसको बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। विश्लेषण कौशल में कैसे, जैसे अभी एक यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया था मिस्टर एक्स वाला, जो एक पॉलिटी का क्वेश्चन था। इस तरह से अगर कोई विश्लेषण करके इसका उत्तर देता है तो वैसे प्रश्न यूपीएससी अपने एग्जाम प्रोसेस में बढ़ा सकता है, ताकि एस्पिरेंट्स की समझ को टेस्ट किया जा सके, न कि रटने की विद्या को टेस्ट किया जा सके। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो है प्रोविजनल आंसर की। ये प्रोविजनल क्या होता है भाई? ये प्रोविजनल की जगह आप फाइनल आंसर की दीजिए, ताकि अगर किसी को आपकी आंसर की पर डाउट है तो वो कोर्ट में जाए कम से कम। नहीं तो आप एग्ज़ाम प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आंसर की देते हो, तब तक तो सारा खेल ही यूपीएससी ख़त्म कर देता है। तो इसलिए जो आंसर की है उसको टाइम पर जारी करनी चाहिए। प्रोविजनल आंसर की का जो भी मानक है यह झुंझुना पकड़ाने की आवश्यकता नहीं है। सी सेट के मामले में मेरे विचार ये हैं कि यहाँ से आप नेगेटिव मार्किंग है इसको ख़त्म कर दीजिए। नेगेटिव मार्किंग को ख़त्म करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि गद्यांश पूछे जाते हैं, और गद्यांश के जो भी ऑप्शंस होते हैं, ये ऑप्शंस होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं। यानी कि कभी कभी ऐसी संभावना बनती है कि दो ऑप्शन होते हैं वो इतने क्लोज होते हैं कि दोनों ही ऑप्शन एक क्वेश्चन का आंसर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से
लक का चांस बढ़ जाता है। जो लक बाई चांस ए ऑप्शन क्लिक करे और यूपीएससी इसको ए मान ले तो उसको लक का फ़ायदा हो जाता है, जबकि दूसरा एस्पिरेंट्स हो सकता है जो बी को मार्क करे और यूपीएससी ने ए माना है तो उसका ये गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसे ऑप्शंस तो गद्यांश में बहुत बनते हैं। इसलिए यूपीएससी को सी सेट से नेगेटिव मार्किंग ख़त्म करके एक काम और कर सकती है इसमें कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% कर दे। अभी 33% के आसपास है, इस 33% को बढ़ा करके 40% कर दीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग हटा दीजिए ताकि यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो गद्यांश को सोल्व करते हुए डरे नहीं, उनको ये डर ना सताए कि उनका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा तो नेगेटिव मार्किंग उनके लग जाएगी। तो ये चीज़ करनी चाहिए यूपीएससी को, नेगेटिव मार्किंग ख़त्म करके। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है जो यूपीएससी अपने क्वेश्चन पेपर सी सेट में डाल सकती है। जैसे पहले आते थे डिसीजन मेकिंग का, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन यूपीएससी को सी सेट के अंदर शामिल करने चाहिए, क्योंकि हमें प्रशासनिक दक्षता वाले लोग चाहिए। तो इससे प्रशासनिक दक्षता वाले लोगों की एंट्री होगी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के थ्रू। ठीक है, तो ये मेरे जो विचार थे वो प्रीलिम्स को लेकर के था कि रटने वाले जो क्वेश्चन है उनको ख़त्म करो, सिलेबस डिफाइन करो, जो डिफाइन सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर बनाओ, और जो विश्लेषण करने वाले क्वेश्चन है उनकी संख्या बढ़ाओ। रटने वाले क्वेश्चन कम होंगे, विश्लेषण वाले ज़्यादा होंगे, तो अच्छे कैंडिडेट्स आपके सामने आ पाएंगे। आंसर की जारी कीजिए, प्रोविजनल आंसर की जैसा झुंझुना यूपीएससी एस्पिरेंट को मत पकड़ाओ। सी सेट में नेगेटिव मार्किंग ख़त्म करो और सी सेट में डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन बढ़ा सकते हो। और इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग ख़त्म करते हो तो जो इसकी क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी बढ़ा करके 40% कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा प्रीलिम्स को लेकर के विचार है। दूसरा देखते हैं हम मेंस को लेकर के क्या बदलाव यूपीएससी कर सकती है। देखो, एक बार अगर कोई प्रीलिम्स पास कर लेना, एक बार किसी व्यक्ति ने प्री पास कर लिया तो उसको कम से कम, देखो ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम 2 मेंस एग्ज़ाम लिखने की छूट होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो यूपीएससी का प्रोसेस है वो प्री मेंस इंटरव्यू का एक साइकिल बना हुआ है। यानी कि प्री पास किया तो फिर मेंस, और मेंस में फेल हो गए तो वापस जाकर के प्री पास करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, और बीच में आएगा इंटरव्यू। अगर किसी का इंटरव्यू होता है तो वापस उसको प्री पास करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। तो इस यूपीएससी को ऐसा करना चाहिए कि एक बार अगर किसी ने प्री पास किया तो उसको 2 मेंस लिखने का टाइम मिले। यानी एक बार प्री पास किया और एक बार आपका मेंस नहीं हुआ तो अगली बार वापस आपको प्री पास करने की ज़रूरत नहीं हो, आप दोबारा से अपने मेंस के लिए लग जाओ। आज नहीं तो कल यूपीएससी इस प्रकार का प्रावधान जरूर करेगी, मेरे को ऐसा लगता है। इससे योग्य और प्रतिभावान एस्पिरेंट्स हैं वो निकल करके हमारे सामने आएंगे। एक मेरा पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी का। जॉब सिक्योरिटी का क्या है कि यूपीएससी का अगर कोई मेंस का एग्ज़ाम एक बार क्लियर करता है और इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू में बाई चांस वो बाहर हो जाता है तो फाइनल लिस्ट में उसका नाम नहीं आएगा। ऐसे लोगों को जो मेंस पास करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो यूपीएससी उनके लिए जॉब अरेंज करवा सकती है, जॉब अरेंज करवानी ही चाहिए। इसका तरीका क्या हो सकता है? तो यूपीएससी ऐसी कुछ पोस्ट डिफाइन करे जो इंटरव्यू आउट लोगों के लिए हो, यानी कि फाइनली वो इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होते हैं तब भी उनको मेंस के मार्क्स के हिसाब से वो पोस्ट अलॉट की जाए। ऐसी पोस्ट कहाँ से आ सकती है? अगर बाई चांस किसी ने पहले से ही नेट क्वालिफाई कर रखा हो तो ऐसे लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब दी जा सकती है। दूसरा तरीका क्या है कि बहुत सारे पीएसयूज हैं जो यूपीएससी से मांगते हैं कि वो उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। तो ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है। जो यूपीएससी के एग्ज़ाम को पास करके, मेंस को पास करके इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे जॉब आप अरेंज करवा सकते हो पीएसयूज में। अभी जो प्रतिभा सेतु पोर्टल खोल करके यूपीएससी कोशिश कर रहा है वो वैसे भी आपको पता है कि खानापूर्ति जैसा लग रहा है। तो वो खानापूर्ति करने की जगह आप ये वास्तविक काम करने की कोशिश करो ना। आप डायरेक्ट उस पीएसयूज को कहिए कि ये कैंडिडेट हैं, आप लेके जाइए, एग्ज़ाम करवाने की आवश्यकता नहीं है, हमने यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम करवाया था, उसको इन लोगों ने पास किया है, इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, ये योग्य कैंडिडेट हैं, इनको आप अपनी संस्थान है उसके अंदर इनको जॉब दीजिए। तो ये सीधा सीधा इस यूपीएससी को करना चाहिए। ये भी बहुत जल्दी प्रोसेस आपको होता हुआ दिखेगा। आज नहीं तो कल यूपीएससी के दिमाग में भी ऐसी चीज़ें आने वाली है। एक पॉइंट और है जो मैं चाहता हूं कि यूपीएससी भी इस पर फोकस करे, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि वो ये है कि जो
एज है, एज लिमिट को कम कर दिया जाए। देखो आप कहोगे कि ये तो क्रांतिकारी विचार है, एज लिमिट को कम करने के लिए कहोगे तो एस्पिरेंट्स भड़केंगे, मुझे पता है भड़केंगे, लेकिन सच बात यह है कि अगर एज लिमिट कम हो जाएगी, जैसे जनरल के लिए आप 27 कर दो और अदर कास्ट के लिए आप इसको 30 कर दीजिए, इससे होगा क्या कि 30 साल की उम्र में यूपीएससी के सारे अटेम्प्ट खत्म करने के बाद में व्यक्ति फ्री हो जाएगा। 30 साल की उम्र के बाद में यूपीएससी एस्पिरेंट है वो अपने जॉब के लिए वैकल्पिक मार्ग है वो खोजने शुरू कर देगा। नहीं तो क्या होता है, वो दरअसल इसी प्रोसेस में लगा रहता है 30, 32, 35 साल की उम्र तक। इससे क्या होगा, इससे घाटा ये होता है कि ये 30-35 की एज अचीव करने के बाद में सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बंद हो जाती है, फिर वो नया कुछ करके अपने लिए कुछ कर पाए ऐसी संभावनाएं यूपीएससी के इस एग्ज़ाम प्रोसेस में ख़त्म हो जाती है। तो जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो यूपीएससी एग्ज़ाम प्रोसेस में अपनी सारी जवानी ख़राब ना करे, इसलिए इसकी जो एज लिमिट है वो 27 से 30 लेके आ जाओ। इससे जो एस्पिरेंट्स हैं वो जल्दी इस एग्ज़ाम प्रोसेस से बाहर होंगे और अपने लिए वैकल्पिक रोज़गार के स्रोत ढूंढ लेंगे। एक और भी चीज़ है कि अगर एस्पिरेंट्स को पता भी चल जाता है कि वो इस एग्ज़ाम प्रोसेस के लिए नहीं बने हुए हैं, तब भी वो घर वालों का जो प्रेशर रहता है, परिवार का प्रेशर रहता है, आसपास के माहौल का प्रेशर रहता है। आजकल के इन्फ्लुएंसर इतने आ गए हैं जो कहते हैं कि क्या हो गया, 35 साल की उम्र में भी सिलेक्ट हो रहे हैं लोग, ऐसा वैसा जो भी है, बहुत सी बातें करते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होकर लोग लगे रहते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो 30 साल की उम्र पार कर चुके हैं लेकिन आज तक उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है। तो ऐसे लोगों को कम से कम पता हो जाना चाहिए ना, पता चल जाना चाहिए कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं यूपीएससी के लिए नहीं बना हूँ और मुझे अपना वैकल्पिक मार्ग चुनना चाहिए। लेकिन घर वालों का प्रेशर होता है, समाज का प्रेशर होता है, इस कारण वो यूपीएससी के इस एग्ज़ाम प्रोसेस को छोड़ नहीं पाते हैं। एक जो सुधार है वो यूपीएससी को करना चाहिए, जो है इंटरव्यू में 275 मार्क्स। इंटरव्यू में 275 मार्क्स होने के कारण क्या होता है कि यूपीएससी के मेंस में चाहे एक एस्पिरेंट्स कितने भी मार्क्स ले आए लेकिन उसकी किस्मत फिर भी इंटरव्यू बोर्ड के हाथ में है। एक दिन खराब होने की वजह से, जो इंटरव्यू का दिन जो खराब होने की वजह से हो सकता है कि उसका सिलेक्शन हो रहा हो लेकिन यूपीएससी का इंटरव्यू बोर्ड उसका सिलेक्शन रोक सकता है। दूसरी बात, इंटरव्यू बोर्ड में बैठने वाले लोग भी तो इंसान ही हैं, उनके अंदर भी हो सकता है कि ऐसे विचार हो जो धर्म, जाति या किसी व्यक्ति, नस्ल के प्रति नकारात्मक भावना भरी हुई हो। अब ये नकारात्मक भावना कैसे भरी हुई हो सकती है? दरअसल क्या होता है कि हमारा समाज है वो उलझा हुआ है, किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी जाति से, किसी न किसी भाषा वर्ग के व्यक्ति के कारण उसको अपने जीवन में कोई नुकसान हुआ होगा। व्यक्ति कितना भी अपने आप को संतुलित बनाने का प्रयास करे पर उसके दिमाग में ऐसी बातें अवश्य रह जाती है, ऐसी बातें जरूर होती है जिसमें किसी समाज, किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग के प्रति नकारात्मक भावनाएं चाहे लेस मात्र ही सही पर रहती है। तो इस कारण से वो व्यक्ति संभव है कि उसको इंटरव्यू में नुकसान पहुंचाए और हो सकता है जिसका सिलेक्शन होना चाहिए था वहाँ पर यूपीएससी का वो बोर्ड उसका सिलेक्शन रोक दे। तो इतने मार्क्स साथ में नहीं होने चाहिए, तो ये मार्क्स कम हो जाने चाहिए और कम होकर के इतने हो जाने चाहिए कि किसी का सिलेक्शन रोक ना सके। तो ये जो मार्क्स हैं वो सिलेक्शन रोकने वाले हैं, सिलेक्शन करवाने वाले भी हैं और रोकने वाले भी हैं। तो इतने मार्क्स नहीं होने चाहिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि वो अगर ऊपर वाली कोई पोस्ट मिल रही हो तो नीचे वाली पोस्ट तक धकेल सके, इतने पर्याप्त हैं, लेकिन सिलेक्शन ही रोक सकते हैं तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बहुत ही गलत है। ठीक है, तो ये मेरे कुछ विचार थे जो यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के थे, मेंस एग्जाम को लेकर के थे, इंटरव्यू को लेकर के थे और एज और अटेम्प्ट को लेकर के कुछ थे। एज कम कर देनी चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इनमें से कोई विचार आपको गलत लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हो सकता है मैं उसका अच्छे से जवाब दे पाऊँ। अगर गलत होगा, अगर मेरा विचार गलत होगा तो मैं उसके लिए माफ़ी मांग लूँगा। थैंक यू।